Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video, hello everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video, we are going to discuss about nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में वो बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस एक ऑर्गेनिज्म को या फिर उस एक सिंगल सेल को, जैसे अमीबा की बात करें तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है पर वो सिंगल सेल है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की बात करें वो मल्टी सेलुलर है पर वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। उससे जब आगे चल के दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रोजेनी बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं या फिर डॉटर सेल्स बोल रहे हैं। तो वो जो डॉटर सेल्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, उसकी मोर्फोलॉजी कैसी होगी, एनाटॉमी कैसी होगी, उसका क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, वो क्या खाना खाएगा, वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सेल में क्या क्या बनना चाहिए, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सब्सटेंस, एक बायोमोलिक्यूल, बायो मीन्स लिविंग, और उसमें एक मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मोलिक्यूल क्या होता है? एटम्स जुड़ के एक मोलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो बायोमोलिक्यूल है यहाँ पे, वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आरएनए के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, मैं डीएनए के बारे में डिस्कस करूंगी, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मैंने बोला कि इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल। जैसे मैंने अब अभी तक बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया, तो प्रोटीन एक मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना हुआ था। अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया तो वो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ था, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ था। ऐसे ही जब हम फैट मोलिक्यूल का बात करते हैं तो वो भी हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके बना होता है। बट वहाँ पे क्या होती है, फैटी एसिड के केस में मोनोमेरिक यूनिट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, इसीलिए हम जो फैट होता है उसको हम पॉलीमर्स नहीं बोलते। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, तो अगेन ये क्या बन जाता है, हमारा एक पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर क्या, पॉलीमीन्स मैनी, और मर्स का मतलब क्या है, मोनोमेरिक यूनिट। बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट, सिंगल यूनिट जुड़ के एक बड़ी सी चेन बनाती हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो यहाँ सॉरी, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, पर यहाँ पे वो मोनोमेरिक यूनिट क्या है, वो मोनोमेरिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड को कि वो मोनोमेरिक यूनिट है प्रोटीन के केस में, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट है किसके केस में, न्यूक्लिक एसिड के केस में, डीएनए के केस में और आरएनए के केस में। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए बोलते हैं, और आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जाता है फ्रेडरिक मिशर को। इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लिक एसिड को, बट उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नेम नहीं दिया था इसको उन्होंने बोला था न्यूक्लिन इन 1869। फिर आए हमारे रिचर्ड ऑल्टमैन, उन्होंने एक टर्म दी न्यूक्लिक एसिड, किसको, न्यूक्लिन वर्ड को। फिर वॉस्टन एंड क्रिक आए जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू, फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको बाद में एक्सपेंड किया वॉस्टन एंड क्रिक ने, और एक कंसेप्ट दिया डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, कि डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें माइनर ग्रुप्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं एक टर्म में, कैसे वो हेलिक्स बनता है, राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर। तो वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर वेरी एसिडिक इन नेचर, हम वो भी समझेंगे कि वो एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है। और डोनेटिंग प्रोटॉन्स को वो डोनेट करते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन्स को डोनेट करते हैं, एंड ईजिली एक्सेप्टिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो दोनों डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को, तो वो किसको एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइम। के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, सेल्स में। तो डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, ह्यूमन बॉडी में सेल्स में वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अगर आपने प्लांट सेल, एनिमल सेल की स्टडी की है तो सेंटर में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जो
अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो वहाँ पे वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के केस में। बट यूकैरियोट्स में बात करें तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो हमारी एनर्जी करेंसी एटीपी की फॉर्मेशन करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल को कंसिस्ट करता है इन मेसोफिल सेल्स और जो फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं। पर ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में ही होते हैं। दैट्स वाई प्लांट हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर food product by the process of photosynthesis, but animals do not possess this ability. RNA हमारा होता है हर एक सेल के अंदर. There are different types of RNA which we are going to discuss in upcoming videos. जैसे मैंने बात करी कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक पॉलीमर्स हैं जो एक लीनियर मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट हो। क्या हो, सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट हो, नाइट्रोजिनस बेसिस सिर्फ प्रेजेंट हो और सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। अब इसको समझने से पहले कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, हमें क्या समझना पड़ेगा, नाइट्रोजनस बेसिस को समझना पड़ेगा और शुगर मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा कि कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। तो दीज आर ऑफ टू टाइप। जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होती हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स हमारे होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरामिडिन्स होते हैं हमारे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। थाइमिन हमारा किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और यूरेसिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारे प्यूरिन्स होंगे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है एज वी कैन सी हियर, बट इन केस ऑफ पिरामिडिन दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है या फिर वो 6 कार्बन प्रेजेंट है और ये हमारे 6 to 5 मेंबर रिंग है। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे बात करें तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक ही है और एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन एटम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होते हैं पिरामिडिन के केस में। अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। जैसे हम बात करें कि मैंने बोला कि न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के हैं, आरएनए है और डीएनए, और दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं और दोनों के न्यूक्लियोटाइड में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि फॉस्फेट ग्रुप हमारा शुगर और बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। बट बात करें डीएनए आरएनए की तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में ही पायरेनोज रिंग प्रेजेंट है। पायरेनोज रिंग का मतलब है 6 कार्बन एटम कंटेनिंग की रिंग प्रेजेंट है। पर डिफरेंस क्या है, जो सेकंड कार्बन है, जो इस रिंग के अंदर सेकंड कार्बन प्रेजेंट है, उस सेकंड कार्बन में राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट डीएनए के अंदर सिर्फ H प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो हमारा आरएनए होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ईजिली किसी को, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इसलिए वो किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा आरएनए इनस्टेबल होता है बट डीएनए मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। फाइनली हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट एंड दीज मोनोमेरिक यूनिट आर न्यूक्लियोटाइड्स। एंड न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, जैसे यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, एंड एक पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है, आइदर राइबोस अगर हमारा आरएनए है और डीऑक्सीराइबोस अगर हमारा डीएनए है। एक फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फोस्फेट ग्रुप जो है यही हमारे डीएनए को क्या नेचर, या न्यूक्लिक एसिड को क्या नेचर देता है, एसिडिक नेचर देता है। इसी वजह से अगर मैं फोस्फेट ग्रुप को हटा दूं, अगर ये फोस्फेट ग्रुप ना प्रेजेंट हो तो ये जो स्ट्रक्चर बच गया जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ बाउंड हो रखा है, ये न्यूक्लियोसाइड है और इसका नेचर बेसिक है। बट जैसे ही न्यूक्लियोसाइड से फोस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है ड्यू टू फोस्फोराइलेशन, उसके बाद ये एसिडिक नेचर का हो जाता है जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, विच इज अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए।
करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक पब्लिश्ड डीएनए स्ट्रक्चर इन 1953। उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक दिए थे डीएनए के। उन्होंने बोला कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के जो एंटी पैरेलली रन करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे एंटी पैरेलली वो रन करते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर हमें एक कंप्लीट सिनेरियो और एक स्टोरी बता रहा है। उस स्टोरी में हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने समझा कि देयर आर 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। 5 टाइप कैसे, अगर मैं यूरेसिल को काउंट करूँ तो 5 टाइप के हो गए, बट अगर सिर्फ डीएनए की बात की जा रही है तो 4 टाइप के यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, अब जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये हमारे किससे मिलते हैं, शुगर से जाके अटैच हो जाते हैं। अब शुगर से जब जा तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। एक्चुअली हमारा डीएनए के अंदर 3 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। पहला, जब हमारा फोस्फेट ग्रुप जब हमारा शुगर से बाइंड होता है तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। शुगर फोस्फेट जो बैकबोन बनती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शुगर है, फिर फोस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फोस्फेट है, तो ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। बट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ बॉन्ड हो रहा है तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें हमारे नाइट्रोजनस बेस, जिसमें से नाइट्रोजनस बेस थाइमिन भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है। वो एक शुगर से, पेंटोस शुगर से बाइंड हो रखा है और पेंटेज शुगर हमारी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू फोस्फेट ग्रुप से बाइंड हो रखी है, जो कि उसको एसिडिक नेचर देता है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे क्या करती है, अटैच होती जाती है, बॉन्ड फॉर्म करती जाती है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। अब एक नाइट्रोजनस बेस दूसरी चेन के दूसरी नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है जो चारगफ रूल कहलाता है। चारगफ रूल हमें क्या बोलता है, रूल हमें बताता है कि जो भी अमाउंट एडेनिन की होगी किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में वो इक्वल होगी थाइमिन की, एंड दैट ऑफ जी, और ग्वानिन की जो अमाउंट प्रेजेंट होगी किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में वो इक्वल होगी साइटोसिन की। तो वाटसन एंड क्रिक रियलाइज करते हैं दैट ए जो है वो किसके साथ पेयर करेगा, थाइमिन के साथ, और जी जो है वो पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, तभी उनकी अमाउंट क्या हो पाएगी, इक्वल हो पाएगी किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में। फिर ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो एडेनिन होता है हमारा वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थाइमिन के केस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एडेनिन का नाइट्रोजन और थाइमिन का हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो एडेनिन एंड थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इनके बीच में पेयरिंग होती है। अगेन अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे हमारी क्या है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और यहाँ पे हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं एक डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल में। अब हम यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये हमारे पास क्या है, फोस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पे जब ये फोस्फेट ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इस पेंटोस शुगर में यहाँ पे 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जब ये एक दूसरे के साथ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो ये इस तरह से OH और H रिलीज हो जाएगा एज ए वाटर मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन जाके इस 3rd कार्बन से बॉन्ड बनाएगी जो कि फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। अब जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ बॉन्ड बनाती हैं तो एक पेंटोस शुगर का 5th जो कार्बन है वो यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक फोस्फेट से जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन इसी फोस्फेट का दूसरे पेंटोस शुगर के साथ 3rd कार्बन के साथ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरह से ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है पर 2 बन रहे हैं इसीलिए डाइएस्टर बोला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। अब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करती है दूसरे कंप्लीमेंट्री बेस की। तो इसी तरह प्यूरिन जैसे एडेनिन है वो ग्वानिन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, और जो हमारा ग्वानिन है वो
सॉरी, एडेनिन और ग्वानिन, आई सेड इट रॉन्ग। देखो, एडेनिन और जो ग्वानिन है हमारा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं कंप्लीमेंट्री पिरिमिडीन के साथ, जैसे साइटोसिन और थाइमिन के साथ। तो एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर नाइट्रोजन का किसको अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे डीएनए का एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक पेंटोज के तो 3rd कार्बन से और दूसरे के 5th कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पे जो 5th कार्बन होता है उस पर फॉस्फेट हमारा जो ग्रुप है वो एक्सपोज होता है, इसीलिए उसको 5 प्राइम बोल देते हैं। और जो 3rd कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सपोज होता है, इसलिए उसको 3rd प्राइम बोल देते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलली एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ कैसे रन करेगा, क्योंकि एडेनिन के साथ हमारा थाइमिन बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। और एंटी पैरेलल नेचर इस वजह से आता है कि एक शुगर में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हमारा एक्सपोज होता है और एक शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा एक्सपोज होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे एक्सपोज होगा वहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एक्सपोज होगा वहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि वोस्टन एंड क्रिक का मॉडल क्या कहता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलली रन करते हैं, वन साइड में 5 प्राइम तो दूसरी साइड में 3 प्राइम। दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, वन स्ट्रैंड हैज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन 3 to 5 डायरेक्शन एंड अनदर वन हैज़ 5 to 3 डायरेक्शन। कोइलिंग जो होती है डबल हेलिक्स की वो राइट हैंडेड होती है, मतलब राइट हैंड में हमारा टर्न होता है, और एक कंप्लीट टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होगा, 34 एंगस्ट्रॉम का होगा, या फिर हम बोलें तो उसको 3.4 नैनोमीटर का होगा। द 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कोइल्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, एक एक्सिस के थ्रू अटैच होती हैं और उसी के अराउंड वो कोइल होती हैं राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में। अब यहाँ पे जो एडजेसेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चेन की फॉर्म में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, मतलब फॉस्फेट ग्रुप देन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप देन शुगर, इस तरह से लिंक होते हैं। और यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में और पेंटोज शुगर के बीच में, और बेसिस हम हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। बेसिस ऑफ बोथ चेन आर फ्लैट स्ट्रक्चर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं, इसी वजह से एक बेस और दूसरे बेस की जो हाइट देखें हम, या फिर हम बोले कि हेलिक्स में अगर एक बेस है फिर दूसरा बेस अगर हम अटैच करेंगे तो कितनी हाइट रेज होगी, तो 0.34 नैनोमीटर की हाइट यहाँ पे रेज हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायमीटर की बात करें तो 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है हमारे हेलिक्स का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इस डायमीटर की मैं बात करूँ तो ये 2 नैनोमीटर डायमीटर है। अगर एक हेलिक्स की बात करूँ तो एक हेलिक्स के अंदर 10.5 बेस पेयर होते हैं, हमारे 10.5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक हेलिक्स में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम 10 ही लेके चलते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। हेलिक्स हैज़ 2 एक्सटर्नल ग्रुप, एक मेजर ग्रुप होता है और एक माइनर ग्रुप होता है। जैसे अगर मैं इसी में बात करूं तो दिस इज़ द मेजर ग्रुप एंड दिस इज़ द माइनर ग्रुप, ये माइनर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है। ठीक है, इन मेजर और माइनर ग्रुप की वजह से ही प्रोटीन मोलिक्यूल आके और बेसिस के साथ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर पाते हैं।